फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आपराधिक मामले में समझौता के बारे में, यानी इससे संबंधित प्रोविज़न कहाँ दिए गए हैं और कब और किस स्थिति में और कहाँ हम लोग आपराधिक मामले में समझौता कर सकते हैं और किस किस प्रकार के ऑफेंस है यानी अपराध हैं जिसमें हम लोग समझौता कर सकते हैं और किस प्रकार के कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें हम लोग समझौता नहीं कर सकते हैं। तो इस समझौते से रिलेटेड यानी कंप्रोमाइज़ से रिलेटेड जो प्रोविज़न की बात करती है वह हमारा CRPC का सेक्शन 320 का प्रोविज़न है, जो कि CRPC जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 प्रोविज़न करता है कि आपराधिक मामले में कंप्रोमाइज़ से संबंधित बातें, यानी आपराधिक मामले में कंप्रोमाइज़ किस आधार पर किए जाएंगे। यानी इस सेक्शन को कंपाउंडिंग ऑफेंस के लिए कंप्रोमाइज़ की बातें जो बात बताई गई है वह दो प्रकार से होती है, यानी कि जितने भी अपराध हैं उनको हम लोग दो प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है, दो श्रेणी बनाया गया है, जो में फर्स्ट होता है कंपाउंडेबल और दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल। यानी कंपाउंडेबल कहने का अर्थ क्या है इसको समझते हैं, ऐसी अपराध जिसमें कि समझौता की जा सकती है, और दूसरा हो गया नॉन कंपाउंडेबल। इसका अर्थ हो गया कि ऐसी अपराध जिसमें समझौता नहीं की जा सकती है। अब समझौता की जा सकती है उस अपराध के बारे में देखते हैं। तो CRPC की सेक्शन 320 का शेड्यूल नंबर 1 यानी टेबल 1 कहता है कि विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि ऐसी अपराध जिसमें न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है, और न्यायालय की अनुमति के बिना हम समझौता कर सकते हैं। वह कौन कौन से अपराध हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल हर्ट 323 सिंपल हर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 341 यानी कि रॉन्गफुल जो कन्फाइनमेंट है ये हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 352 आपराधिक बल या हमला से संबंधित, यानी ऐसी अपराध जिसकी जो प्रकृति है वह साधारण प्रकृति की है, तो उस अपराध में कंप्रोमाइज जो है वह बिना न्यायालय की अनुमति से की जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि ऐसी अपराध जिसमें न्यायालय की अनुमति लेकर समझौता की जा सकती है, यानी कंप्रोमाइज की जा सकती है। इससे संबंधित प्रोविजन जो है वह CRPC सेक्शन 320 की 2 यानी कि दूसरी जो टेबल है वो बताती है, जिसमें दूसरी टेबल में 13 प्रकार के अपराध की चर्चा की गई है। यानी इन अपराधों में ही न्यायालय की अनुमति से समझौता की जा सकती है। ठीक, अब न्यायालय की अनुमति से समझौता करने का अर्थ यह है कि ऐसी प्रकृति के अपराध में जो कि इसकी प्रकृति साधारण से कुछ हद तक यानी ग्रेवियस प्रकृति की होती है, नेचर की होती है, उन अपराधों में आपसी सुलह समझौते से काम नहीं चलता है। यानी इसका अर्थ यह है कि न्यायालय इसमें अनुमति देती है कि हाँ साहब आप ठीक है, आप इस मामले में समझौता कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस पर, यानी ऐसी अपराध जिसकी प्रकृति हीनियस प्रकृति की होती है, यानी कि गंभीर से गंभीरतम प्रकृति की मामले जो होती हैं उसमें न्यायालय या स्वतः पक्षकार किसी भी स्थिति में कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है। अब कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है, इसके बारे में बात क्यों ऐसा किया गया है इसके बारे में लोग देखते हैं। तो हमारा स्टेट यानी कि जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसका चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य, यानी राज्य की ड्यूटी दी गई है कि लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव ना करे। भेदभाव नहीं करने की बात बताई गई है कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रखे। तो समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यह ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसकी प्रकृति हीनियस प्रकृति की है, गंभीर प्रकृति की है, तो वैसे अपराध की मामले में वो अपराध उस पक्षकार के साथ तो होता ही है, उसके साथ साथ स्टेट के यानी राज्य के विरुद्ध भी होता है। अतः राज्य यह अनुमति यानी न्यायालय यह अनुमति नहीं दे सकती है कि इस मामले में क्या किया जाए, तो कंप्रोमाइज किया जाए, और कंप्रोमाइज नहीं हो सकती है। ऐसे मामले जो हीनियस प्रकृति की होती है इसके बारे में एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हत्या हो गई, हत्या के बाद रेप हो गया, रेप यानी कि डकैती के बाद लूटपाट। इन सभी मामलों में
मामलों में यानी कि कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, या तो न्यायालय की अनुमति से और न ही किसी प्रकार से। यानी ये ऐसे अपराध है जिसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अब ये हम लोगों ने देखा कि जब एफआईआर लॉन्च होकर के न्यायालय के समक्ष आ जाता है तो मामले में कंप्रोमाइज से संबंधित। इसके बाद हम लोग एक और बात करते हैं कि क्या एफआईआर लॉन्च होने से पूर्व भी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 154 के बिहाफ में जब दो पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं कि एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं। कहां जाते हैं? तो थाना में जाते हैं। थाना उस एफआईआर को लॉन्च करने से पहले क्या करती है? तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है। यदि जांच पड़ताल में ऐसा पाया जाता है कि यह मामला जो है वह साधारण प्रकृति की है और थाने पर अभी एप्लीकेशन ही दिया गया है, तो पुलिस ऑफिसर उसमें इंटरवेन करके क्या करती है? तो उसको कंप्रोमाइज करवा सकती है। कंप्रोमाइज पुलिस ऑफिसर वहीं तक करवा सकती है जब उस मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। यदि मामले में एफआईआर लॉन्च हो चुका है उस विवाद में, तो न्यायालय की ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसी प्रक्रिया के तहत क्या होती है? तो कंप्रोमाइज की जाती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, यानी वे अपराध जिनमें कंप्रोमाइज की जा सकती है और वे अपराध जिनमें कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती है। इन दोनों के मध्य अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो पहला नंबर जो अंतर है वह क्या, किस बात को लेकर के है? समझौते को लेकर के है, यानी कंपाउंडिंग को लेकर के है, समझौता को लेकर के, कंप्रोमाइज को लेकर के है। ये क्या है कि समनीय मामले में चाहे तो वो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, जो कि टेबल नंबर फर्स्ट में बताया गया है, जो कि 43 यानी 43 प्रकार के अपराधों का चर्चा किया गया है। उसके बाद टेबल नंबर सेकेंड में जो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट है, उसमें कंप्रोमाइज आसानी से किया जा सकता है, यानी कंप्रोमाइज किया जा सकता है। उसके बाद जबकि असमनीय मामले में कंप्रोमाइज जो है वह नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकृति के बारे में, यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड नेचर के लोग बात करते हैं। नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति क्या है? तो समनीय मामले जो होते हैं, जो कंपाउंडिंग ऑफेंस है जिसमें समझौता किए जा सकते हैं, वे मामले साधारण प्रकृति के होते हैं। जबकि जो नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस है उसकी वो मामले जो होते हैं वह गंभीरतम प्रकृति के होते हैं, यानी गंभीर प्रकृति के होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पनिशमेंट की बिंदु पर देखते हैं। पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट क्या दिया जाएगा। तो पनिशमेंट की बात करते हैं तो जो कंपाउंडिंग ऑफेंस यानी कि समझौते वाली जो बात है, समझौते से संबंधित यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस की जो बात करते हैं, तो उस ऑफेंस में कम यानी कि दंड का प्रोविजन दिया गया है। यहां कोई लिमिटेशन नहीं बताया गया है कि इसके अंतर्गत शेड्यूल दिया गया है, सारणी दी गई है। उसी सारणी के अंतर्गत जो अपराध हैं, जैसे कि हम लोग यहां पर टेबल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट में देखते हैं कि 497 यानी एडल्ट्री जारता, जिसको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, इस मामले को भी क्या किया गया था? तो कंपाउंडेबल ऑफेंस की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन परमिशन ऑफ द कोर्ट के मैटर में था। अब नेक्स्ट आता है कि 494 की बात है यहां, एंड 497 यहां पर 497 के अंतर्गत 7 इयर्स का पनिशमेंट था, 494 के अंतर्गत भी 7 इयर्स का पनिशमेंट है। इन मामलों को कंपाउंडेबल रखा गया है, अतः इसमें यह उल्लेख करना और यह बता देना कि कितने सजा तक के मामले में कंप्रोमाइज किया जा सकता है, यह पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें सारणी को देखना होगा, क्योंकि टेबल के आधार पर ही इसको अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस, यानी कि असमनीय मामले। असमनीय मामले कहने का अर्थ यह है कि असमनीय मामले में जो दंड का बिंदु है वह गंभीरतम प्रकृति के अपराध होने के कारण इसमें दंड अधिकतम दिए जाते हैं, और जो कि उम्र कैद, आजीवन कारावास, 10 वर्ष और 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के डिफिनीशन की, यानी कि इसकी डिफिनीशन यानी कि इससे संबंधित परिभाषाएं हमारे सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई है या नहीं दी गई है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 2
सेक्शन 2 जो कि डिफिनीशन क्लॉज को बताता है, इस डिफिनीशन क्लॉज के अंतर्गत कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल कहने का अर्थ यह है कि समनीय और असमनीय मामलों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है। तो अब यहां पर ये जो डिफिनीशन है वह किस आधार पर निकाली जाती है, तो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 320 यानी 320 के अंतर्गत इन दोनों मामलों के डिफिनीशन को निकाला जाता है, जो कि हम लोगों ने अब पढ़ा। अब इसके बाद एक बात उत्पन्न आता है, एक बात आता है कि अब न्यायालय के समक्ष जो कंप्रोमाइज पिटीशन जो फाइल होगा वह किस प्रकार से लिखा जाएगा और उसके लिखने की मेथड ऑफ जो परफॉर्मा है वह किस प्रकार से है। तो उसके लिए हमने बोर्ड पर पहले से लिख रखा है, इसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी मामले में कंप्रोमाइज पिटीशन किस प्रकार से ड्राफ्ट की जाएगी, यानी किस प्रकार से लिखी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक सबसे पहले सीजीएम के बारे में समझ लीजिए कि एक फाइलिंग कोड जो होते हैं वो सीजीएम होते हैं, ठीक है। सीजीएम के अंतर्गत तो हम लोग एक मामला लेते हैं, जैसे न्यायालय कोर्ट का नाम हो गया सीजेएम। अब दूसरा कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, तो हम लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। आप जहां से भी देख रहे हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह मामला लंबित है उसका नाम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम मुजफ्फरपुर और मामला लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टाउन थाना का 1/2023 यह केस नंबर हो गया। इसका नाम हो गया स्टेट वर्सेस ए, ये एक्यूज्ड। अब इस मामले के रेफरेंस को लेते हुए हम लोग देखेंगे कि यह जो कंप्रोमाइज पिटीशन है वह किस प्रकार से ड्राफ्ट होता है। तो यहां पर जैसे हम लोग देखते हैं कि इन द कोर्ट ऑफ, यानी कि किस कोर्ट के अंतर्गत यह मामला लंबित है, तो जैसा कि हमने वहां लिखा है सीजेएम, यानी कि आप यहां पर उस कोर्ट का नाम लिखेंगे जिस कोर्ट में वह मामला लंबित है और जिस न्यायालय के द्वारा उस मामले को देखा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम लोगों ने जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और यहां पर जिस कोर्ट के बाद आता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो यहां पर हम लोग मुजफ्फरपुर लिख देते हैं। मुजफ्फरपुर के बाद यहां पर रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस का अर्थ यह है कि कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें हम कंप्रोमाइज पिटीशन फाइल कर रहे हैं। तो यहां पर टाउन पीएस केस नंबर 1/2023, यानी एक जो होता है वह टाउन थाना के सीरियल नंबर में होता है। 2023 कहने का अर्थ यह है कि उस साल में वह केस रजिस्टर हुआ है। उसके बाद स्टेट वर्सेस, यहां पर हमने स्टेट वर्सेस ए के द्वारा जो ऑफेंस किया गया, तो यहां पर स्टेट वर्सेस ए। अब ए क्या हो जाएगा, क्योंकि ए के द्वारा ऑफेंस किया गया है तो ए यहां पर कौन हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे एक्यूज्ड। अब यहां पर एक्स, क्योंकि एक्स को ए के द्वारा क्या किया गया था, मारा गया था 2-3 जहां पर, तो और मारपीट किया गया था एक्स के साथ ए, और यानी कि ए ने एक्स को मारा था। तो अब जाहिर सी बात है क्रिमिनल केसेस में क्या होती है, क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत फर्स्ट पार्टी जो होती है वह स्टेट हो जाती है। एफआईआर जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो फर्स्ट पार्टी में, यानी कि जो इन्फॉर्मेंट होते हैं वह इन्फॉर्मेंट तो वह व्यक्ति होती है, लेकिन वह केस जो लॉन्च की जाती है वह किसके माध्यम से होती है, तो वह स्टेट के बिहाफ में होती है। तो यहां पर स्टेट वर्सेस ए। अब लिखा क्या जाएगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो द हम्बल पिटीशन फॉर कंप्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ द बोथ पार्टीज। अब यहां पर बोथ पार्टीज कहने का सेंस क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि कंप्रोमाइज कभी भी सिंगल पार्टी नहीं कर सकता है। यहां पर एक्स और ए के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था, तो एक्स और ए दोनों पार्टी को उस कंप्रोमाइज पर साइन करना होगा, यानी कंप्रोमाइज दोनों पार्टी की इच्छा से होगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अकेले एक ए के द्वारा या एक्स के द्वारा कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो द हम्बल पिटीशन फॉर कंप्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ द बोथ पार्टीज मस्ट रेस्पेक्टफुल्ली स्वेट। अब स्वेट के बाद क्या और कब और कैसे कंप्रोमाइज हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं दैट द वेल विशर
एंड कॉमन फ्रेंड्स ऑफ द बोथ पार्टीज, यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों पक्षकार के जो शुभचिंतक है और उनके कॉमन फ्रेंड है, उन लोगों के द्वारा द पार्टीज इंटरवेन इनटू द मैटर एंड सेटल डिस्प्यूट बिटवीन बोथ पार्टीज। कहने का अर्थ हो गया कि इन दोनों पक्षकारों के जो सगे संबंधी है और जो शुभचिंतक है, बोथ कॉमन फ्रेंड है, वो सभी इस मामले में अपना हस्तक्षेप करके क्या किया है, हस्तक्षेप किया है, इंटरफेयर किया है। किस बात के लिए? तो दोनों पार्टी में एमिकेबल यानी कि जो गुड फीलिंग रिस्टोर के लिए, यानी कि आपसी सौहार्द स्थापित करने के लिए। इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट ड्यू टू कंप्रोमाइज गुड फीलिंग हैव बीन रिस्टोर्ड बिटवीन द बोथ पार्टीज, यानी कि इस कंप्रोमाइज के आधार पर दोनों पक्षकारों के मध्य क्या हो गया है, तो गुड फीलिंग यानी कि सौहार्द स्थापित हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो पारा लिखना है वो दैट ड्यू टू कंप्रोमाइज बोथ द पार्टीज डू नॉट वांट टू प्रोसीड विथ दिस केस। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये कंप्रोमाइज हो जाने के बाद अब दोनों पक्षकार जो हैं वो क्या नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस को आगे लड़ना नहीं चाहते हैं। ये बात कहने के बाद इस पर दैट बोथ द पार्टीज एंड देयर रेस्पेक्टिव लेयर ड्यूली साइंड ऑन द कंप्रोमाइज पिटीशन, यानी कंप्रोमाइज पिटीशन पर दोनों पक्षकार का यानी कि ए और बी दोनों का सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए जो एडवोकेट होते हैं, यानी दोनों पक्षकार के जो एडवोकेट है वो दोनों के सिग्नेचर को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब इसके बाद लास्टली हम प्रेयर लिखते हैं, इट इज देयरफॉर प्रेड दैट योर ऑनर बी प्लीज टू एक्सेप्ट दिस कंप्रोमाइज, यानी कि ऑनर हम न्यायालय को कहते हैं कि आप इस न्यायालय को इस कंप्रोमाइज पिटीशन को क्या करें, एक्सेप्ट करें एंड इस कंप्रोमाइज पिटीशन के बिहाफ में क्या करें, एक्यूज को एक्विट करें, इस केस से दोष मुक्त करें एंड फॉर दिस पिटिशनर शैल एवर प्रे। इसके लिए पिटिशनर जो है, इस पिटीशन का जो पिटिशनर करता है वो आपका क्या होगा, तो आभारी रहेगा। इसके बाद एक्यूज और इन्फॉर्मेंट दोनों का सिग्नेचर होगा और इस सिग्नेचर के बाद इन दोनों पर क्या होगा, तो उनके एडवोकेट का जो वेरीफाई करेंगे। यही हमारा कंप्रोमाइज पिटीशन है, यानी कि ये कंप्रोमाइज पिटीशन इस बिहाफ में लिखा गया है कि इसमें विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट कंप्रोमाइज होती है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 321 की, तो यहां पर ये हो गए। अब इसके बाद आता है सेक्शन 322 के अंतर्गत कंप्रोमाइज पिटीशन के साथ साथ यहां पर एक और पिटीशन की बात करनी पड़ती है, जो कि पिटीशन का नाम है परमिशन पिटीशन, यानी कि जब तक न्यायालय से परमिशन नहीं लेंगे तब तक सेक्शन 320 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या नहीं किया जा सकता है, तो यहां पर कंप्रोमाइज फाइल नहीं किया जा सकता है।